हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओसी के चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 उसका सब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब एनी 5 टाइप्स ऑफ 5 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो आपको 5 इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग को डिस्क्राइब करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, एलोबरेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ आंसर स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें आप है ना स्टाफिंग का मीनिंग बताएंगे। तो आंसर 3, स्टाफिंग इज अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान। अकॉर्डिंग टू प्लान एग्जीक्यूट करना, ये एक वर्क है। स्टाफिंग एक फंक्शन है, वर्क है, इट इज़ अ फंक्शन। यहाँ पे आपको फंक्शन लिखना है। स्टाफिंग इज़ अ फंक्शन। तो ये स्टाफिंग भी एक तरीके की एक्टिविटी है, एक वर्क है, जो कि हम क्या करते हैं, इस वर्क को हम स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू जो दिए हुए प्लान के हिसाब से एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से। जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर जिस तरीके का है, बड़ा स्मॉल स्ट्रक्चर है, लार्ज स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग। ये क्या है, ये प्रोसेस है अट्रैक्ट करने का। अट्रैक्टिंग, रिक्रूट करना मतलब अपॉइंट करना, सिलेक्ट करना, प्लेसिंग, कोई तो औहदा देना मतलब डेजिग्नेशन उसको बताना वह एम्प्लॉय को। और देन अप्रेजिंग, जो अच्छे से काम करता है उसको अप्रेजल करना मतलब अप्रिशिएट करना। देन रेम्यूनरेटिंग मतलब सैलरी। देन डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स, और है ना डेवलपमेंट करना और है ना बेस्ट वर्कफोर्स, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटेनिंग मतलब उनको बनाए रखना, बिजनेस में उनको बनाए रखना। तो द फंक्शन एम्फसाइजेस, ये जो फंक्शन है वो एम्फसाइज करता है, इंपॉर्टेंस देता है मैनेजिंग ह्यूमन एंड नॉट मटेरियल। यहाँ पे स्टाफिंग मतलब ये ना ह्यूमन रिलेटेड है, ये है ना मशीनरी या रॉ मटेरियल वगैरह कोई अदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज से रिलेटेड नहीं है। ये ह्यूमन मतलब ये पर्सनल से, ये एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है। सो राइट पर्सन एट राइट जॉब विथ राइट पे, मतलब इसकी पॉलिसी क्या होगी, स्टाफिंग का प्रिंसिपल है वो क्या होगा, राइट पर्सन एट राइट जॉब, सही बंदा सही जॉब पर, सही काम पर, विथ राइट पे के साथ इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। तो ये है ना स्टाफिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस से। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे दिए हुए पॉइंट्स के हिसाब से स्टाफिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन, जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है वो है कि ये है ना मैनेजरियल फंक्शन, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन को प्रमोट करता है। तो स्टाफिंग हेल्प्स टू, स्टाफिंग क्या करता है, इट हेल्प्स टू पुट द प्लान्स इनटू एक्शन। जो प्लानिंग की हुई है उसको इम्प्लीमेंटेशन में, उसको एक्शन में लाने में हेल्प करता है। विदाउट हैविंग द राइट पर्सन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छे एम्प्लॉयज़ है ही नहीं, कैपेबल स्किल्ड वर्कर्स है ही नहीं, सही जगह पर जो उनको जो जॉब अलॉट की गई, उनको जो डेजिग्नेशन दिया गया है वहाँ पे अगर सही बंदा नहीं है तो नो प्लान विल बी अ सक्सेस। कोई भी प्लान फिर सक्सेस नहीं होगा, कोई भी प्लान सक्सेस नहीं होगा फिर। हैंस इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है टू हैव अ वेल ऑर्गेनाइज स्टाफ की, है ना जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्टाफ अच्छा होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, कैपेबल एफिशिएंट होना चाहिए फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक्शन में लाने के लिए। विच इन टर्न, उससे क्या होगा ऑटोमेटिकली, अगर प्लान अच्छे से एक्शन में आएंगे तो उसका फायदा किसका होगा, इट वुड लीड टू द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के, जो एम है उसको अचीव करने में है ना हेल्प होगी। सो प्रॉपर मोटिवेशनल पॉलिसीज, तो यहाँ पे प्रॉपर मोटिवेशनल पॉलिसीज को फॉलो करना होगा। विल हेल्प द स्टाफ, वो स्टाफ को हेल्प करेंगे टू पुट इन देयर एफर्ट्स, पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट्स बाय पुटिंग द रिसोर्सेज टू देयर ऑप्टिमम बेस्ट यूज। तो जो प्रॉपर मोटिवेशनल पॉलिसीज होगी वो स्टाफ को हेल्प करेगी
कि किस तरीके से उनको उनके एफर्ट्स को रिसोर्सेस को यूज करते हुए उनको अपना बेस्ट कैसे देना है, कैसे उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट उनको रिजल्ट प्रोवाइड करना है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना स्टाफिंग के अंडर में, ये स्टाफिंग है वो लीड करता है। तो यहाँ पे स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज वर्क फोर्स, मतलब एम्प्लॉयज का उनको है ना इफेक्टिवली लीड करता है, उनको प्रॉपर केयर इज टेकन, एक अच्छे से केयर लिया जाता है, केयर इज टेकन एट एवरी स्टेज, हर एक स्टेज पे प्रॉपर केयर किया जाता है, रिक्रूट करने से लेकर, सिलेक्शन से लेकर, प्लेसमेंट, रेम्यूनरेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड, ज़्यादा जो बर्डन है काम का उसको अवॉइड किया जाता है यहाँ पे, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या है, इसको है ना एक्सप्लॉइट किए बिना बेस्ट यूटिलाइजेशन करना इन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंसेस एंड प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के लिए एंड बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। नाउ थर्ड वन इज व्हाट, बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। तो ये जो स्टाफिंग है वो कॉर्डियल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस फंक्शन इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप, कॉर्डियल मतलब हेल्दी हार्मोनियस रिलेशनशिप अमंग ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अ स्मूथ ह्यूमन रिलेशन इज द, क्योंकि अगर है ना कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो उससे क्या होगा, उससे ऑटोमेटिकली है ना बेटर कम्युनिकेशन होने की वजह से फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव करने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर a smooth human relation is the key to better communication and coordination of managerial efforts in the ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए, बेटर कम्युनिकेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए आपसी मतभेद के बिना एक दूसरे को है ना एक दूसरे के साथ हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है एम्प्लॉयज़ को। आपसी मेलजोल जो फर्म के लिए फ़ायदेमंद है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, यहाँ पे पर्सनल बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड बात हो रही है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रखना है ऑल लेवल्स पर और हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। नाउ फोर्थ वन इज व्हाट, हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है स्टाफिंग। तो अ स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इज एन एसेट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर उनके एम्प्लॉय अच्छे स्किल्ड है, जिनमें कोई गुण है, स्किल है, कौशल्य है, जिनमें एक्सपीरियंस है, जो अनुभवी एम्प्लॉयज़ है, तो वो है ना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट के जैसे काम करते हैं। एसेट उनकी प्रॉपर्टी हो गई, एसेट हो गया। तो जो स्टाफिंग है वो ट्रेन्स एंड डेवलप्स, वो ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट करते हैं एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको डेवलप करते हैं। सो इट इनकलकेट्स, ये क्या करता है, ये इनकलकेट करता है कौन से वैल्यूज, इनकलकेट्स एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना, वो कल्चर वो ऑटोमेटिकली डेवलप कर देता है एम्प्लॉयज़ के अमंग, क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के दौरान उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना है, क्या प्रोटोकॉल्स है, क्या गाइडलाइंस है, उसके बारे में अपडेट्स मिलते रहते हैं और ट्रेनिंग मिलती रहती है। सो स्टाफिंग ऑल्सो इंश्योर्स, तो स्टाफिंग ये भी इंश्योर करती है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजरियल एस्पेक्ट्स। तो जो मैनेजर एस्पेक्ट्स हैं उनके स्मूथ फंक्शनिंग का भी वो ध्यान रखती है स्टाफिंग। तो यहाँ पे हेल्प करती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए स्टाफिंग। तो ये एक और इसका इम्पोर्टेंस हो गया स्टाफिंग का। नाउ द फिफ्थ वन, लास्ट वन इज हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। जो अदर रिसोर्सेज है एंड
इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। तो यहाँ पर ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो ट्रेनिंग जिनको मिलती रहती है बार बार समय समय पर, तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। कैपिटल, मटेरियल एंड मेथड्स ऑफ वर्क इफेक्टिवली। तो जो कैपिटल है बिजनेस में, जो पैसा लगा है, मटेरियल है, वो सब का वो इफेक्टिव यूज़ करेंगे। एंड इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो इससे ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ तैयार हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क। ये स्टैंडर्ड ऑफ वर्क में भी इम्प्रूव करता है। एंड प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी के हिसाब से ये क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी टर्म्स में ये अच्छी क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्रोवाइड करेंगे। न्यू टेक्नोलॉजी, इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होगा जब, तो ये किस वजह से होता है, जब स्टाफ को ट्रेन किया जाता है, उनको अपडेट किया जाता है नई टेक्नोलॉजी को लेकर, तभी ये पॉसिबल है। नाउ मूविंग टू द, आई होप आपको ये क्वेश्चन उनका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। मूविंग टू द फोर्थ वन। तो यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन दिया कि एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के 5 पॉइंट्स, आपको इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के 5 पॉइंट्स लिखने हैं। तो पहले आप मीनिंग्स के साथ एंड डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करोगे आपका आंसर। तो यहाँ पे आंसर नंबर 4, डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन की आत्मा है, सोल है। इट रिफर्स टू, इसका मतलब क्या होता है डायरेक्टिंग का मतलब, तो इट रिफर्स टू द प्रोसेस और टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। ये है ना, प्रोसेस है, टेक्निक है, इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने का, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, इंस्पायर करने का, मोटिवेटिंग, काउंसलिंग, सुपरवाइजिंग, लीडिंग पीपल टूवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट मतलब काम को पूरा करने का, ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है। जहाँ पर क्या होता है इस प्रोसेस में, इस टेक्निक में क्या होता है डायरेक्टिंग में, तो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है और बातचीत की जाती है, इंटरेक्शन किया जाता है एम्प्लॉयज़ के साथ, उनको इंस्पायर किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, और कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उन्हें काउंसिल किया जाता है। एंड वो जो कामकाज कर रहे हैं उन पे निगरानी रखी जाती है, सुपरवाइज किया जाता है। एंड एट टाइम्स जो है ना एट टाइम्स जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें लीड भी करते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव कर सके, अकम्प्लिश कर सके, पूरा कर सके। नाउ यहाँ पे डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। ये क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यू चलते रहने वाला प्रोसेस है। इनिशिएटेड एट टॉप लेवल, टॉप लेवल पे से इनिशिएट होता है एंड फ्लोज टू द लोअर लेवल। और है ना हायरार्की के हिसाब से लोअर लेवल तक ये ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के थ्रू लोअर लेवल तक पहुंच जाता है डायरेक्शन। एक बंदा दूसरे मतलब जो हर एक बॉस हर एक अपने अंडर में काम करने वाले को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। सो नाउ इट गोज ऑन थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टेन्योर मतलब समय, जितने समय तक ऑर्गेनाइजेशन है, लाइफ टाइम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे लाइफ टाइम तक ये मेंटेन रहता है, इट कीप्स ऑन गोइंग। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। नाउ अकॉर्डिंग टू थियो हैमन, वही थियो हैमन का क्या कहना है, तो डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक्स। डायरेक्शन क्या है, इसमें क्या इंक्लूडेड है, व्हाट डज इट कंसिस्ट, तो इट कंसिस्ट ऑफ the process and techniques utilizing in issuing instructions, instructions provide करने में, issuing मतलब providing instructions and making certain that operations are carried out, ऐसे operations carry out किए जाते हैं as planned, जैसे planning होती है उसके हिसाब से है ना कामकाज भी कैरिड आउट किया जाता है। कामकाज करने में भी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि आपको कैसे आपका प्लानिंग के हिसाब से काम को कंप्लीट करना है। नाउ द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो हम 5 इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशिएट्स एक्शंस। तो डायरेक्टिंग इज द फंक्शन, ये क्या है, ये फंक्शन है विच सपोर्ट्स, वो सपोर्ट करता है टू एक्टिवेट द प्लान्स विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के मतलब विदाउट एम्प्लॉय तो कंपनी का, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं चल सकता है। तो है ना ये विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज है ना एक्टिवेट किया जाता है, मतलब स्टार्ट किया जाता है, प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है विद द सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज। एवरी एक्शन इज इनिशिएटेड थ्रू
टाइमली डायरेक्शन, एक समय सीमा के एक समय के हिसाब से, समय के तहत हर एक एक्शन को हम इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड जब प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिलती है सबॉर्डिनेट्स को वाइल कंप्लीटिंग द असाइंड टास्क, जो उनको टास्क दिया जाता है, उनको जो अलॉट किया जाता है काम, तो उनको जब प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिलती है सबॉर्डिनेट्स को, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उनको कंप्लीट करने के लिए अपने असाइनमेंट को, काम को, और कौन देता है, तो मैनेजर डायरेक्ट करता है उनको। तो द मैनेजर्स डायरेक्ट द सबॉर्डिनेट्स अबाउट व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड ऑल्सो सी टू दैट देयर इंस्ट्रक्शंस आर प्रॉपरली फॉलोड। और वो ये भी ध्यान रखते हैं कि उनका जो इंस्ट्रक्शन है वो बराबर से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, सब उसको मानते हुए, उसको फॉलो करते हुए, मतलब मैनेजर के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नाउ मूविंग टू द सेकेंड वन, इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। इंटीग्रेट्स मतलब समावेश कर देना, इंटीग्रेशन मिला देना। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का एक फैक्टर है, एलिमेंट है कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन होती है, जब कम्युनिकेशन गैप फिल हो जाता है तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है वो भी क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे इट हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ, सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ है अपने अपने लेवल पे एफर्ट्स डालते हैं, उस सब लेवल के एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को एक साथ मिला देना, उनका समावेश कर देना। एंड डिपार्टमेंट्स विच रिजल्ट्स इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए जो डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स डाल रहे हैं उन सबको इंटीग्रेट कर देना। एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ये इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है कब, थ्रू पर्सवेसिव लीडरशिप। जब अच्छी खासी लीडरशिप क्वालिटी मैनेजर में होती है एंड उसकी कम्युनिकेशन, जो वो बातचीत करता है, इंटरेक्शन करता है अपने एम्प्लॉय से, वो इफेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को लेकर, तभी ये पॉसिबल है। इंटीग्रेशन ये क्या है, ऑफ एफर्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स इज पॉसिबल, तभी ही पॉसिबल है कि आप सभी के काम काज के सामान को एक उसमें बांध देते हो, एक डोर में बांध देते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेट्स एफर्ट्स, ये जो डायरेक्टिंग है ये है ना लीडरशिप क्वालिटी की एक निशानी है कि अच्छा लीडर को अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड करना आता है और काम करवा के लेना आता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। तो मीन्स ऑफ मोटिवेशन मतलब कौन कौन से जरिए से मोटिवेट किया जाता है। तो वाइल डायरेक्टिंग द सबॉर्डिनेट्स, जब है ना सबॉर्डिनेट्स को, जो अपने से नीचे, मैनेजर से नीचे के अंडर में जो काम कर रहे हैं, देयर ओपिनियन, वाइल डायरेक्टिंग द सबॉर्डिनेट्स देयर ओपिनियन आर ऑल्सो कंसिडर, उनके ओपिनियन भी कंसिडर किए जाते हैं, सबॉर्डिनेट्स के ओपिनियन भी कंसिडर किए जाते हैं, उनकी भी बात सुनी जाती है कि वो क्या कहना चाहते हैं। अ मैनेजर आइडेंटिफाइज, मैनेजर आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है द पोटेंशियल एंड एबिलिटीज ऑफ इट्स सबॉर्डिनेट्स, उनके सबॉर्डिनेट्स में कोई स्किल है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसकी पोटेंशियलिटी है, इफेक्टिवनेस है काम में, एंड हेल्प्स देम टू गिव देयर बेस्ट, और फिर उनको उनका बेस्ट प्रोवाइड करने में, बेस्ट रिजल्ट देने में हेल्प करता है कौन, मैनेजर। ही ऑल्सो मोटिवेट्स, और वो क्या करता है, वो मोटिवेट करता है देम बाय ऑफरिंग देम फाइनेंशियल, उनको ऑफर करते हुए, क्या ऑफर करेगा, उनको बोलेगा भाई आप इतना इतना टारगेट अचीव करो, आपको है ना हाँ मैंने इंसेंटिव देंगे, फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे। नॉन फाइनेंशियल मतलब कोई प्रोडक्ट दे दिया, प्रमोशन दे दिया, कोई टीवी गिफ्ट कर दिया। तो ये है ना इम्प्रूव करने के लिए, वो जो एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे जो इंसेंटिव्स होते हैं, नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, वो ऑफर किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो उससे क्या होता है, एक बूस्ट, ये क्या करता है, बूस्ट करता है, ताकत लाता है द मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स को ऐसे लगता है हाँ भाई हमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है एंड वी शुड गिव आवर बेस्ट करके। तो ये वाला मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, बच्चे को कैसे, आप लोगों को कैसे मामा आपको एकदम से ये बूस्ट अप करने के लिए आपको बोलेगी कि आप 2 घंटा स्टडी करो, 2 आवर्स स्टडी करो, आपका फेवरेट फूड मैं बना के दूंगी, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे है ना सबॉर्डिनेट्स को बूस्ट अप करने के लिए, उनके मोरल को, काम काज को लेकर, वो जो उनको फीलिंग्स है उसको बूस्ट अप करने के लिए फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है मैनेजर। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से मीन्स ऑफ मोटिवेशन ये फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल यहाँ पे हुआ। देन फोर्थ वन इज व्हाट, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है,
तो स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो स्टेबिलिटी क्या है, तो स्टेबिलिटी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ। स्टेबिलिटी मतलब बने रहना, कंसिस्टेंसी जिसे हम बोलते हैं, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, रिटेनमेंट हम बोलते हैं, रिटेनिंग। तो स्टेबिलिटी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एंड सर्वाइवल, ग्रो करने में एंड जिंदा रहने में, सर्वाइव करने में ऑर्गेनाइजेशन को ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेबिलिटी। क्योंकि किसी भी इफेक्टिव लीडरशिप, और ये कब पॉसिबल, जब इफेक्टिव लीडरशिप होगी, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन एंड मोटिवेशन, ये सब क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, कोऑपरेशन डेवलप करते हैं, एंड कमिटमेंट अमंग द एम्प्लॉयज, मतलब आपको एक बार जबान दे दी कि ये काम करना है, ये 2 दिन में अचीव होना चाहिए टारगेट, और आपने भी वो कमिटमेंट पूरा किया, और मैनेजमेंट ने आपको प्रॉमिस किया कि आपको फाइनेंशियल आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, और उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी की। तो मतलब इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है, एक दूसरे पे विश्वास भी बना रहता है, और है ना वो इंस्टीट्यूशन में काम करने का दिल करता है, तो लॉन्ग टेन्योर तक, मतलब लंबे समय तक है ना एम्प्लॉय वहीं पे स्टिक हो जाता है, वहीं पे काम करना पसंद करता है। तो इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड क्रिएट्स बैलेंस अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में एंड ग्रुप्स के बीच में भी ये बैलेंस क्रिएट करता है। तो इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, विश्वास बना रहता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज व्हाट, 5th वन, इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल, एफिशिएंसी लेवल को इंक्रीज करता है। तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन इज गिवन टू सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल, उनके बेस्ट लेवल पर परफॉर्म करने के लिए गाइडेंस दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है सबऑर्डिनेट्स को। नाउ बीइंग अ लीडर, एक लीडर होने के नाते टीम स्पिरिट इज क्रिएटेड बाय द मैनेजर्स, मैनेजर्स क्या करते हैं, तो टीम स्पिरिट है, मतलब आप है ना ग्रुप में काम करो, टीम में काम करो, और टीम स्पिरिट डेवलप करते हैं, एज वेल एज यहाँ पर टीम स्पिरिट एंड एज वेल एज क्या करते हैं, प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन इज यूज्ड, एक सही टेक्निक यूज करते हैं सुपरवाइज करने की, कि काम का जैसे उनको गाइड किया गया है उसी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो इट वर्क्स पॉजिटिवली, उससे उसका क्या असर होता है, वो पॉजिटिवली वर्क करता है, एंड रिजल्ट्स इनटू एनहांसिंग द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी लेवल को एनहांस करना, मतलब 4 चांद लगा देना, इम्प्रूव करना एफिशिएंसी लेवल को। तो यहाँ पर it works positively and results into enhancing the efficiency level of the whole organization. Now next is what, ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप 2-3 लाइन के साथ लास्ट में इसको कंक्लूड भी कर दोगे आंसर को, कंक्लूजन मैंने लिखा नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, 5th वन, यहाँ पे डिस्क्राइब एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 5 इंपॉर्टेंस लिखने हैं। तो सबसे पहले आप मीनिंग के साथ आंसर 5, कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली, ये क्या है, तो ये ऑर्डरली अरेंजमेंट है ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप एफर्ट्स मतलब मिलजुल कर, अकेला बंदा काम नहीं करेगा ना, टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है, जो इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल क्या है कि हार्मोनाइज करना सारे के सारे एक्टिविटीज़ को, जो है ना वर्किंग एंड सक्सेस के लिए, जो वर्किंग एंड सक्सेस में जो हेल्प करती है, तो सब एक्टिविटीज़ को एक साथ करना, कोऑर्डिनेट उनको एक साथ ला आना, इंटीग्रेट कर देना। तो नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एनकरेजेस टीम स्पिरिट, ये टीम स्पिरिट को एनकरेज करता है। तो यहाँ पे इन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दे वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं है एक बंदा ही है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। सो देयर में बी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सो वहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत सारे बोलते हैं ना, जितने ज़्यादा बर्तन होंगे तो बर्तनों की आवाज़ होगी। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब छोटी मोटी बातों का, झगड़ों का, डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा, ये एग्जिस्ट होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। घरों में
में भी होती है। सो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, अरेंजेस द वर्क इन सच अ वे, इस तरीके से वो अरेंज करता है काम को कि दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेज, तो उससे है ना कम से कम है ना मतभेद पैदा हो। सो इट इंक्रीजेस, तो ये क्या इंक्रीज करता है, टीम स्पिरिट को इंक्रीज करता है वर्क प्लेस पे, क्या कोऑर्डिनेशन टीम स्पिरिट को डेवलप करता है, वर्क प्लेस पे इंक्रीज करता है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट करता है डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज फॉर अचीव करने के लिए, फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कॉमन गोल होता है, ऐसा नहीं है कि 10 गोल रखेंगे और वर्कर्स को अलग अलग गोल देंगे, नहीं, उनका एक कॉमन गोल है प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करना, एक अपनी इमेज बनाना मार्केट में, गुडविल अर्न करना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को हाइट्स पे पहुंचाना, ऊपर तक उसको प्रोग्रेस करना। तो यहाँ पे द वर्क इज अरेंज्ड इन वेरी सिस्टमेटिक वे, बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक वे से वर्क को अरेंज किया जाता है। एंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स, और जितने भी डिपार्टमेंट्स है, सेल्स डिपार्टमेंट हो, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, परचेसिंग डिपार्टमेंट हो, सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज, वो है ना प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं उसी के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज को, ताकि वेस्टेज वगैरह ना हो। तो यहाँ पे गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। देन क्या कोऑर्डिनेशन प्रॉपर डायरेक्शन देता है, क्योंकि आपस में वो लोग जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो उनको पता होता है कि कौन से डिपार्टमेंट क्या चल रहा है, क्या रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। नाउ थर्ड वन, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, मोटिवेट करता है। तो कोऑर्डिनेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव लेने के लिए, खुद से वॉलेंटरीली आगे आकर काम करने के लिए, वाइल कंप्लीटिंग देयर असाइंड टास्क। सो एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस, अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी तो वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगी एंड रिजल्ट्स इनटू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी में उसे कन्वर्ट करेगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए वो काम करेंगे अच्छे कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे अ प्रॉस्परस ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बोला जाता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर होती है तो वो इंश्योर करती है, जॉब सिक्योरिटी देती है कि आप परमानेंट हो, यहाँ पर हायर इनकम होती है, प्रमोशन मिलते हैं, वहाँ पर इंसेंटिव्स होते हैं। तो उसके लिए एम्प्लॉयज को भी एफर्ट्स डालना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक लेके जाने के लिए, उसको ग्रो एंड प्रॉस्पर बनाने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए एंड प्रॉस्पर बनाने के लिए। सो सच मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, तो ये जो मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी यहाँ पे इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं इंसेंटिव्स, तो उसके वजह से क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है एम्प्लॉय को, एंड एम्प्लॉयज़ मोटिवेट भी होते हैं हार्डवर्क करने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो यहाँ पे नॉन मॉनेटरी एंड मॉनेटरी इंसेंटिव्स बहुत जरूरी होता है। नाउ फोर्थ वन इज व्हाट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मैनेजर्स ट्राई टू इंटीग्रेट, वो है ना इंटीग्रेट करने की ट्राई करते हैं ऑल द रिसोर्सेज, सारे के सारे रिसोर्सेज सिस्टमेटिकली, एंड इट हेल्प्स, इसकी वजह से फिर क्या होता है, इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, जो जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, मतलब विदाउट वेस्टेज हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प्स टू, तो कोऑर्डिनेशन की वजह से फिर क्या होता है, मिनिमाइज होता है, वेस्टेज कम होता है, वेस्टेज में है ना गिरावट आती है, डिक्रीज होता है, वेस्टेज में कम होता है, एंड उसकी वजह से फिर है ना कॉस्ट ऑफ वर्क, जो लागत होती है काम को कंप्लीट करने के लिए, वो भी कंट्रोल में आती है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एक दूसरे डिपार्टमेंट को पता होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वो सेल करने जा रहा है तो उसको पता है कि मार्केट में क्या चॉइस है, तो लोगों की, कंज्यूमर की चॉइस क्या है, तो वो चॉइस के हिसाब से क्या करेगा, वो गाइड करेगा किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कि भाई देखो है ना ये अगर आप ये प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे तो इसकी डिमांड कम हो रही है कंज्यूमर की, तो अब इस तरीके तो वो अपडेट देंगे, तो वो उससे ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगा और कंट्रोल आएगा कॉस्ट ऑफ वर्क में भी। तो दूसरा सॉर्ट आउट करेंगे प्रॉब्लम को, दूसरा कोई वे आउट देखेंगे। तो इस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी हेल्प होती है। ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी होता है रिसोर्सेज का बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। देन फिफ्थ वन इज इट लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, हायर एफिशिएंसी को लीड करता है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, एंड इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है सारे के सारे रिसोर्सेज को,
इंटीग्रेट करना, उनका समावेश करना, एक साथ लाना ऑल टुगेदर। द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव हाई रिटर्न्स, तो ऑर्गेनाइजेशन को हाई प्रॉफिटेबिलिटी अर्न हो सकती है इन टर्म्स ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, हाई प्रॉफिटेबिलिटी होगी, एंड एज वेल एज कैन रिड्यूस द कॉस्ट, और उसी तरीके से वो कॉस्ट जो लागत है वर्क को कंप्लीट करने के लिए वो भी कम हो जाएगी। सो हम लास्ट में लिखेंगे कि दस कोऑर्डिनेशन लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हाई एफिशिएंसी को भी लीड करता है, उसमें भी वो हेल्प करता है, मदद करता है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना होगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लेकर आऊंगी। तो आपको ये सब कंप्लीट करना है, आपको भी अपनी नोटबुक बनानी है, अपने नोट्स लिखने हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा चैनल लिंक को, एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।